डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत की बात में। कोरोना महामारी से आज पूरा देश बुरी तरीके से प्रभावित है। रोज लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बचाने में। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अ, इस कोरोना काल में लोग अपने आप को कैसे बचाएं, क्या कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, और किस तरह से वो अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। हम्म, देखिए, कोरोना से सबसे इम्पोर्टेंट बचाव का माध्यम माध्यम जो होता है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि प्रतिरोधक शक्ति। प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर पेशेंट की, हर इंडिविजुअल की प्रतिरोधक शक्ति अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम या बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है तो हमें कम से कम बीमारी होगी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, इवन कैंसर तक रुक सकता है अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है या हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको फोकस करना होगा अपनी इम्यूनिटी पे। अब इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं कि कौन कौन सी चीजें से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे घटती है। तो हम अपने बेसिक्स पे चले जाते हैं। यानी कि बेसिक्स पे जाने से मतलब ये है कि जो हम हमारे पूर्वज किया करते थे वही इम्यूनिटी का मूल स्रोत था। जैसे सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने बिस्तर से उठते समय करवट बदल के उठें, पृथ्वी पे पैर रखें और तब थोड़ी देर बैठे रहें, क्योंकि ऐसे करने से हमारा ब्लड फ्लो तुरंत तुरंत एकदम से ब्रेन से हट के पैरों में ना जाए और हमको चक्कर ना आए। शुरुआत से हमको ये करना है। यानी कि सबसे पहले उठेंगे, कहीं करवट लेंगे, पैर जमीन पे रखेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उठेंगे। और उठने के बाद हमको एक गिलास पानी पीना है, क्योंकि रात भर में गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में बन जाता है और 600 ml लिक्विड रहता है जिसमें एसिडिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है और हमको उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ये सुबह उठ के जो है पानी पीना है। कोई गुनगुना पानी पीने की, गर्म पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, सादा नल का पानी पीना है। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करने की तरफ जाएंगे, यानी कि सूरज की रोशनी में जाएंगे और अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। कम से कम हमको 40 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, तभी हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और इम्यूनो रेगुलेटर है। और जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, जो हमारी स्किन के अंदर के सेल्स करते हैं, जो सनलाइट से ही प्राप्त होती है। ज्यादातर विटामिन डी जो होता है खाने पीने के पदार्थ के ना के बराबर होता है, कम होता है। तो सबसे जो अच्छा स्रोत है वो नेचुरल सोर्स है, यानी सनलाइट। इसीलिए इसको सन शाइन विटामिन भी कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभास है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सूरज होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारी कंट्री गुजरती है, लेकिन डिस्पाइट दैट 88% इंडियंस के विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। ये अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। 90% के ऊपर लोगों को, 95% के ऊपर लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर शहरों में लोग रह रहे हैं तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको सीरम विटामिन डी कहते हैं, वो टेस्ट करवा लें। अगर उसकी वैल्यूज कम है तो उस हिसाब से दवा चलेगी। दवा चलने का मतलब ये है कि अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा कम है तो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में लगेंगे, और अगर वैल्यूज थोड़ी कम है तो कैप्सूल फॉर्म में चलेगा। और पाउच पे आते हैं विटामिन डी के, जो दूध में डाल के पिए जाते हैं। तो विटामिन डी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांव के लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में जरूर काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनका विटामिन डी लेवल्स बहुत अच्छा होता है। लेकिन शहर के लोगों में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होता है। तो ये सिंपल सा टेस्ट कराएं, और सिंपल सा टेस्ट कराने के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा कि विटामिन डी लेवल्स क्या हैं, और उसका फिर हम इलाज कर सकते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि दूसरा विटामिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो साइनाकोबालामिन है, जिसको B12 कहते हैं। ये हमारे आंतों के बैक्टीरिया बनाते हैं। आंतों के बैक्टीरिया तभी विटामिन बना सकते हैं जब हमारी आंतों की चाल अच्छी हो, हमारी आंतों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो गांव देहात में ये भी विटामिन बहुत अच्छी आराम से बन जाता है, क्योंकि लोग जो है अपने घर से थोड़ी दूर पैदल चल के खेती बाड़ी करने जाते हैं, आंतों की चाल बढ़ती है, आंतों की हेल्थ बढ़ती है, और जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं वो विटामिन B12 बना देते हैं।
लेकिन शहरों में फिर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चलना फिरना नहीं चाहते, हम सब्जी भी अपनी गाड़ी से लेना चाहते हैं, हम थोड़ी सी दूर जाएंगे, आइसक्रीम जाएंगे, टहलने जाएंगे, मंदिर जाएंगे या किसी भी गुरुद्वारे जाएंगे तब भी अपनी गाड़ी से जाएंगे, चलना फिरना चाहते ही नहीं, तो आते कैसे चलेंगे? जब आते नहीं चलेंगे तो आंतों की हेल्थ डाउन हो जाएगी। विटामिन B12 जो बैक्टीरिया बनाते हैं, फिजोबैक्टीरियम है, इकोलाई है, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं वो मरने लगते हैं और B12 नहीं बनाते, तो फिर हाँ B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की घट जाती है, यानी कि ऑक्सीजन फ्लो घट जाता है। देखा होगा कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है, इसलिए ऐसा है। लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं है, वो भी चलते हैं और विटामिन B12 बनता है, विटामिन डी बनता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी है तो फिर एक बहुत सिंपल सा टेस्ट शहर वाले करा सकते हैं, जिसको कहते हैं सीरम विटामिन B12। अगर बहुत ज्यादा कम है तो इंजेक्टेबल्स देंगे, थोड़ा कम है तो कैप्सूल से या टैबलेट से ठीक हो जाएगा। और ये दो पैरामीटर्स को मेंटेन करके हम हीमोग्लोबिन भी मेंटेन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेटर होता है, क्योंकि जनरल कंडीशन हीमोग्लोबिन से ही एसेस होती है। हर डॉक्टर देखिए लिखता है हीमोग्लोबिन TLC DLC, ये पता लगाने के लिए कि GC कैसी है, जनरल कंडीशन कैसी है। तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन के हर आदमी जानता है कि आयरन देने से हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक विटामिन B12 है भी है, एक विटामिन फोलेट है, एक आयरन है, और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हीमोग्लोबिन कम करते हैं। तो वो डॉक्टर की सलाह से पता चल जाएगा कि काहे हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएंगे। इंजेक्शन से भी बढ़ सकता है, टैबलेट से भी बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, इस देखा गया है कि संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो जो होम क्वारंटाइन है जो लोग, वो ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाँ देखिए, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोन पोजीशन में लेटना पड़ेगा, यानी पेट के बल लेटना पड़ेगा। जब पेट के बल हम लेटते हैं तो डायफ्राम की जो एक्टिविटी है वो लंग्स की कैपेसिटी को फैलने में मदद करती है और ऑक्सीजन का बहाव ठीक हो जाता है। या फिर हम हत्तेदार कुर्सी पे बैठे या 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पे हम पेशेंट को लिटा दें, उनको सीधा न लिटाएं, तो इससे क्या होता है, डायफ्राम लोअर साइड में चला जाता है, नीचे चला जाता है और लंग्स को एक्सपैंड करने का मौका मिलता है और ऑक्सीजन बढ़ती है। तो और इस वायरीमिया में, यानी कि इस वायरल इन्फेक्शन में, चाहे डेंगू हो, चाहे कोविड हो, चाहे साइटोमेगालो वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, सब में वायरीमिया में ऐसा होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है, जिसको हम लोग हेमाटोक्रेट कहते हैं। तो हेमाटोक्रेट बढ़ जाता है, तो खून जितना गाढ़ा होगा ऑक्सीजन कम बहेगी। मान लीजिए नाला है, उसमें कचरा ज्यादा पड़ा हुआ है, पानी कम है, तो कहाँ बहाव होगा? तो हमें पानी को बढ़ाना है, तो पानी के साथ कचरा भी बहने लगेगा। वैसे ही ऑक्सीजन है, अगर हम अपने खून को पतला कर दें तो ऑक्सीजन आराम से बहने लगेगी। वो आराम से हम कर सकते हैं। कैसे? वो कैसे करेंगे कि हम खूब फ्लूइड्स पिएंगे, यानी कि अभी हमने बताया ढाब का पानी है, तुलसी की चाय है, नींबू शिकंजी है, खूब सारा पानी है, और तुलसी की चाय, ग्रीन टी है, और वेजिटेबल सूप है। जितने भी फ्लूइड्स हमारे पास हैं, फ्रेश फ्रूट जूस है, इसमें फ्रेश फ्रूट जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेब, संतरा, अनार, चुकंदर, गाजर मिला के पी सकते हैं। तो जितना हाइड्रेट करेंगे, पानी जितना हमारी बॉडी के अंदर आएगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन रहेगी। तो घर पे बैठे ही ये काम किया जा सकता है। और अगर शहर में आप रहते हैं तो ऑक्सीजन स्प्रे खरीद सकते हैं, जैसे सेंट होता है, सेंट की शीशी होती है, वैसे ऑक्सीजन स्प्रे आता है, उसकी ढक्कन को पलट के आप बूथ के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और आराम से घर बैठे ही ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी जो है 90% पानी की बनी है, दुनिया को सबको पता है, और इसलिए पानी पीना बहुत आवश्यक है। पानी का मतलब ये है कि फ्लूइड्स हमको बहुत सारे पीने हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बना के रखने के लिए। इसमें सादा पानी हो सकता है, तुलसी की चाय हो सकती है, कॉफी हो सकती है, कोकोनट वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉल का पानी हो सकता है, अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो ग्लूकोज का पानी हो सकता है, और इडली सांभर भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिर्चा ना हो सांभर के में। दाल का पानी पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, और ग्रीन टी पी सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी फ्लूइड्स हम पिएंगे हमारी बॉडी खुश रहेगी, और एल्कलाइन, जितना एल्कलाइन एलिमेंट पिएंगे हमारी बॉडी उतनी खुश रहेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.2 होता है, एल्कलाइन की तरफ होता है। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं होती। इन सब चीजों को मेंटेन करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, और कोरोना से क्या, कैंसर से सदा के लिए बच सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो संक्रमित हो रहे हैं वो पैनिक कर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, किस प्रकार से आप चाहते हैं, मतलब भ्रमित क्या हो रहे हैं? लोग पैनिक कर जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है हाँ, कि वो ठीक देखिए, नहीं है। पैनिक किसी भी बीमारी में, किसी भी कंडीशन में आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने से देखिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तुरंत घट जाती है। मान लीजिए हम थोड़ी देर सोचे मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चाहे नहीं भी हो रहा है, तो 1 घंटे बाद हो जी। जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी का जो गवर्नेंस है वो ब्रेन से होती है। तो ब्रेन ही मास्टर है, मास्टर माइंड ब्रेन है, यानी कि ब्रेन ही हमारी बॉडी का मॉनिटर है। अगर आप डरेंगे, पैनिक करेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तुरंत डाउन होगी और आपको इन्फेक्शन नहीं होता होगा तो हो जाएगा। अगर हो गया है तो अब वो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 में पहुंच जाएगा। तो समझ लीजिए कोविड एक साधारण सी बीमारी मान सकते हैं। उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिसको L1 to 3 कहते हैं। और वो खून की जांच से पता चल जाता है कि ये माइल्ड कोविड है, मॉडरेट कोविड है, कि सीवियर कोविड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि माइल्ड कोविड का ये इलाज है, मॉडरेट कोविड का ये इलाज है और सीवियर कोविड का अलग इलाज है। यानी कि अलग अलग स्टेजों में अलग अलग इलाज करेंगे और मरीज की ठीक होने की संभावनाएं लगभग लगभग 100% हो चुकी हैं। इसलिए कोई पैनिक करने की बात नहीं है। ये 100% क्योरेबल डिजीज है। जैसे कोविड पॉजिटिव आ जाए तो आप ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इलनेस का पता लगा लीजिए, स्टेज का पता लगा लीजिए, केवल खून की जांच से पता चल जाएगा और स्टेज वाइज आपका डॉक्टर इसको ट्रीट करेगा और आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं मरीज को। 99% लोग आराम से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। 1 to 2% लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप में होते हैं उनको पेशेंट को रेफर करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, ज्यादा सीरियस दवाइयों की आवश्यकता होती है, जिसमें वाइटल्स को मेंटेन करना पड़ता है, उसमें लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तब हॉस्पिटल जाएंगे। सबको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरतमंद है उनको हॉस्पिटल की सेवा मिलनी चाहिए। तो हमको अपनी सरकार की सहायता भी करनी चाहिए, पैनिक भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हॉस्पिटल भागेगा तो लाखों की जनसंख्या के मेरी सरकार को थोड़ी परेशानी होगी। सरकार पूरी तरीके से अच्छा काम कर रही है तो सरकार का भी सहयोग करिए, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनिए, साबुन से घर में आके हाथ धोइए और अपने जब भी बीमार पड़े RT-PCR टेस्ट कराइए। अगर वो निगेटिव है, कोविड के सिम्टम्स है, तो ब्लड टेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा। स्टेजिंग करा लीजिए ब्लड टेस्ट के द्वारा, अपने डॉक्टर को दिखाइए। तीनों स्टेज के हिसाब से आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं और बहुत कम लोगों को अस्पताल जाना पड़ेगा। भीड़ भी वहां कम होगी, तो वहां जब भीड़ भी कम होगी तो डॉक्टर लोग ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी मरीज ठीक हो जाएंगे। तो कृपा करके हमारी सरकार का सहयोग भी करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।